आदमी के कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था तो बड़ा टेंशन में था, और एक आदमी इसलिए टेंशन में था कि ज्यादा हो गए। अब आप किसे टेंशन मानेंगे, होने को टेंशन मानेंगे कि नहीं होने को टेंशन मानेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी का बच्चा पढ़ता नहीं था, वो फुल टेंशन में था, और एक आदमी का बच्चा एक आदमी इसलिए टेंशन में था कि बच्चा पूरे दिन भर पढ़ता ही था और कुछ करता नहीं था। वो देखता था ये आदमी है कि घन चक्कर, पूरे दिन भर किताब खोले बैठा रहता। तो हमारी स्थिति, हमारी दशा ऐसी होती है कि हम किसी भी अपने जीवन में समस्या मान लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि जीवन जियोगे तो कुछ न कुछ होगा, कोई मरेगा, जिएगा, हंसेगा, रोएगा, ये जीवन में चलता रहेगा, लेकिन आपको हर हाल में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। रोकर आप अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाएंगे, कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। राइट? यस। तो मैं अपनी बात चालू करूं उससे पहले एक प्रैक्टिस कर लें मुस्कुराने की। यस। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। यस। हंसना नहीं है। देखिए, हंसने और मुस्कुराने में थोड़ा अंतर है। हंसने में आवाज आ सकती है, लेकिन मुस्कुराने में आवाज नहीं आती। सामने वालों को हम शक्ल से ये बता देते हैं कि हम कितने खुश हैं। मुस्कुराओ। पीछे वाले भाई साहब खूब कोशिश कर रहे हैं, दांत निकाल निकाल कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके खानदान में अभी तक कोई मुस्कुराया है। क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं मुस्कुराओ, सबने कहा कि भाई परेशानी है तो रो लो, मुस्कुराने के लिए नहीं कहा। लेकिन आप मुस्कुराओगे ना तो समस्याएं दूर भागेगी। मुस्कुराहट एक भूत है, समस्या के लिए क्या है? भूत है। जब भारी समस्या आती है, आप मुस्कुराते हैं तो भूत डरने लगता है, यार ये आदमी खतरनाक है, ये हर हाल में मुस्कुराता है, इसके पास जाना नहीं, यानी समस्या जाना ही बंद कर देती है उस व्यक्ति के सामने जो हमेशा मुस्कुराते रहता है। मुस्कुराएंगे? यस। वास्तव में मुस्कुराएंगे? नहीं मुस्कुराएंगे? यस। राइट। आप मुस्कुराते रहिए, सब कुछ ठीक होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 1973 में मेरा जन्म हुआ, इंटर एजुकेशन बीकॉम तक की है, और बीकॉम करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था, 750 रुपये की नौकरी से। परिवार में माता पिता के अलावा हम 6 भाई बहन थे। पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं, और मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे 9 साल का। जब मैं 9 साल का था तब, क्योंकि वो डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250 रुपये पेंशन आती थी। माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचती थी, और पिताजी ने छोटी सी दुकान लगा रखी थी। माँ बाप का जैसे कोई जीवन में कोई सपना ही नहीं था, सपना ही एक था कि किसी तरह मेरे सारे बच्चे पढ़ लिख जाए। तो अक्सर छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बड़े लाड के होते हैं, दुलारे होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के रूप में पैदा हुआ था, और मेरे माँ बाप का सपना था कि किसी तरह लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। और मैंने पढ़ाई की शुरुआत कर दी। पैसों के प्रति मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता था, यानी पैसा होता था तो मैं बहुत अट्रैक्ट होता था। छोटी एज में भी मैं पैसों को बड़ा घूर के देखता था। और मेरे पिताजी जब कुछ पैसे लेकर आते थे तो मैं कहता था 10 मिनट के लिए मेरे हाथ में रहने दो पैसे को। मैं पैसों से बहुत चार्ज होता था, छोटी एज में भी पैसों के प्रति बहुत अट्रैक्शन हुआ करता था मेरा। ये अट्रैक्शन क्यों था? क्योंकि घर में जब भी कोई चैलेंज आता था, समस्या आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी। घर में जब भी कोई टेंशन आती थी ना, माँ बाप के बीच में जब भी कोई तनाव होता था, तो उसकी वजह पैसा होती थी। तो मेरे दिमाग में फिट था कि मुकेश कोठारी खूब पैसा कमाना है, जमकर पैसा कमाना है। लेकिन अब छोटा था, क्या करता था? तो छोटा था तो भी मैंने प्लानिंग कर डाली, और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 6ठी क्लास में 1 रुपये 60 पैसे इकट्ठे कर लिए, 1 रुपये 60 पैसा 6ठी क्लास में। 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे हमें टॉफी के मिलते थे। मैं टॉफी नहीं खाता था, मैं सोचता था मैं पैसे इकट्ठे करके बिजनेस करूंगा, और मैं पैसे इकट्ठा करता था। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? अगर जीवन में लक्ष्य होगा तो भटकोगे नहीं। जीवन में लक्ष्य होगा तो भटकोगे नहीं। और अगर कोई लक्ष्य नहीं रहा तो लोग अपने लक्ष्य के लिए आपको इस्तेमाल कर लेंगे, अपने लक्ष्य के लिए आपको इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन आपका कोई अगर लक्ष्य नहीं हुआ। कल मैं सुबह में अभी आ रहा था मथुरा से अलीगढ़, राजू दादा थे हमारे साथ, प्रदीप जी थे, और योगेंद्र जी, क्या नाम है, योगेंद्र जी, ये सब थे। तो मैं रास्ते में आ रहा था, तो सुबह सुबह ही एक जगह रोड का काम चल रहा था। मुझे पता नहीं कि आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, मैं देख रहा था। आपको आश्चर्य होगा कि सुबह 6 बजे ही एक जेसीबी गड्ढा खोद रही थी, जेसीबी मशीन
गड्ढा खोद रही थी और 50 आदमी गड्ढे खोदते हुए देख रहे थे, बड़ी गहनता और गहराई से देख रहे थे। क्योंकि जब वो सुबह घर से निकले थे तो उनका कोई टारगेट नहीं था, तो जेसीबी ने अपना टारगेट बना लिया और सब लोग उस जेसीबी को गड्ढा खोदते हुए देख रहे थे। लेकिन मजे की बात है कि सभी लोग नहीं रुक रहे थे। जिनको हॉस्पिटल जाना था वो तेज गति से निकल रहे थे, गड्ढे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। जिनको ऑफिस जाना वो तेज गति से निकल रहे थे, गड्ढे की तरफ देख नहीं रहे थे। गड्ढे की तरफ कौन देख रहे थे? जो घर से कोई काम लेके निकले ही नहीं, उनका कोई टारगेट ही नहीं था, वो तो बड़ा घूर के देख रहे थे कि गड्ढा कितना खुद गया। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी, कब भटक जाओगे तुम्हें पता ही नहीं। 1 रुपया 60 पैसा इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि बिजनेस करने का टारगेट बनाया था। बच्चे अक्सर बड़े चंचल होते हैं, उनके सामने जब कोई टॉफी खाता है तो बड़ी दिक्कत होती है उनको भी लगता है मैं टॉफी खाऊं। बच्चे कंपटीशन करते हैं। आपका पड़ोस का राजू जब छोटी सी कार लेकर आता है तो आपका बच्चा भी उस कार की जिद करता है। बच्चे में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि पिताजी के सामने वो जब मार्केट में जाता है तो जिद करता है ना, तो ये नहीं कहता पिताजी आपकी औकात भी है कि नहीं, जिद करूं कि नहीं करूं। वो हर चीज पे जिद करने लग जाता है, पिताजी की सैलरी चाहे कितनी भी हो, क्योंकि बच्चे के पास इतना माइंड नहीं होता, इतनी सिंसियरिटी नहीं होती। वो देखता है मेरा बाप सब कुछ कर सकता है, मेरा बाप दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप है और ये चाहे तो एरोप्लेन भी ला सकता है। लेकिन ये बच्चा होता है तब तक ही ऐसा सोचता है। जब बच्चा 10वीं में आता है तो लगता है मेरा बाप सबसे बेचारा बाप है, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। ये हकीकत है। छोटे बच्चों के सब हीरो होते हैं, सबके पिताजी जो है ना छोटे बच्चों के हीरो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पिताजी की हकीकत का पता चलने लगता है। तो मैंने 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया। मेरी क्लासमेट थी 5वीं क्लास में, ललिता राजपूत। आपको आश्चर्य होगा कि वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी। मैं जो ही उसके सामने जाता था, क्योंकि मैं कभी टॉफी खाता नहीं था, तो मैं उसके सामने जाता था, वो मुझे टॉफी खा के चिढ़ाती थी। वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से एक लॉलीपॉप निकालती थी, मेरे सामने रेपर खोलती थी और चाटती थी, और रेपर लगा के 1 महीने तक वो टॉफी को चलाती थी ज्योमेट्री में, है ना। वो सिर्फ मेरे को टारगेट बना के चिढ़ाती थी। तो मुझे भी डर लगता था, मुझे भी लगता था कि यार एक दिन मैं भी एक लॉलीपॉप लाऊंगा और इसको चिढ़ाऊंगा, बड़ी बात। लेकिन जो ही मैं अपने टारगेट को याद करता था, मैंने कहा भाड़ में जाए, है ना, हमें तो बिजनेस करना है। और हम टारगेट की वजह से भटकते नहीं थे। जीवन में टारगेट बहुत जरूरी है। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन हमने जब हिसाब लगाया तो 1 रुपये 60 पैसे में दुकान चालू नहीं हो सकती। तो हमारे भाई ने भी 1 रुपये 60 पैसे इकट्ठे कर लिए। हमारे भाई ने 1 रुपये 60 पैसे क्यों इकट्ठे कर लिए पता है? क्योंकि उनकी संगत में मैं था। और जब मैं पैसा इकट्ठा करता था ना, तो मेरे भाई को लगता था पैसा इसके पास इकट्ठा हो जाएगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। तो मेरा भाई मेरे कंपटीशन में आकर वो भी पैसे इकट्ठे करने लग गया। क्या कहना चाहता हूं, संगत का असर होता है। अगर आपकी जैसी संगत रहेगी वैसा असर हो जाएगा। आतंकवादियों के साथ रहोगे, आतंकवादी बन जाओगे। मवाली के साथ रहोगे, मवाली बन जाओगे। बिजनेसमैन के साथ रहोगे, बिजनेसमैन बन जाओगे। आचार्य के साथ रहोगे, आचार्य बन जाओगे। जैसी आपकी संगत होगी वैसे आप बन जाएंगे। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो मेरे भाई ने भी 1 रुपये 60 पैसे इकट्ठे कर लिए और मैं मेरे भाई के पास 1 रुपया 60 पैसा उधार लेने गया। मैंने भाई को कहा, भाई आपके पास 1 रुपया 60 पैसा हो गया, आप मुझे उधार दे दो। तो मेरे भाई ने कहा क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी से उधार मांगते हो 3 प्रश्न किए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो। क्या प्रश्न किए जाते हैं? क्यों, क्या करेगा, कैसे करेगा, वापस कब लौटाएगा, सूद के साथ, यानी कितना वापस मुझे देगा। बैंक भी यही पूछता है। तो मेरे भाई ने मेरे से यही प्रश्न पूछेगा, क्यों? अगले 2 प्रश्न मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ऑटोमेटिक आंसर दे दिए। मेरे भाई ने कहा क्यों? मैंने मेरे भाई से कहा पतंग की दुकान लगाऊंगा और मैं ये पता लगा के आया हूं कि होलसेलर कहां है। मैंने ये भी पता लगा लिया है कि जो 10 पैसे की पतंग आती है होलसेल में कितने रुपए की आती है। मैंने ये भी पता लगा लिया है कि यहाँ से 3 किलोमीटर तक कोई पतंग की दुकान नहीं है। मैंने ये भी पता लगा लिया है कि लगभग 300 बच्चे इस एरिया में पतंग उड़ाते हैं। और मैंने ये भी आइडिया लगा लिया है कि 200 ग्राहक भी अगर मेरे हुए तो 3 महीने की गर्मी की छुट्टियों में मैं इतनी पतंगे बेच दूंगा। और अगर इतनी पतंगे बेच दूंगा तो इतना मेरा टर्नओवर होगा, इतना मेरा टर्नओवर होगा तो इतना मेरा प्रॉफिट होगा। और अगर मेरा इतना प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया 60 पैसा भाई तू मुझे देगा, मैं तुझे 1 रुपया 90 पैसा वापस दूंगा। कौन सी क्लास में? मेरे भाई ने 8वीं क्लास में होते हुए मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दिया और मैंने पतंग की दुकान लगा ली। और आपको आश्चर्य होगा प्रदीप जी कि मैंने मात्र 3 महीने में अपने पैसे को डबल कर दिया। 30 लाख
₹3.20 पैसे को डबल। वहां से मेरे बिजनेस करने का क्रम चालू हुआ, जो फिर कभी रुका ही नहीं, कभी नहीं रुका। अब मैं आम बच्चों की तरह सोचता ही नहीं था।